बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे अपना लेक्चर नंबर 12 which is about the sliding filament model. And in the previous lecture we discussed about the myofibril and the muscle bundle, skeletal muscle fiber and the sarcomere unit, and A band and I band, and thick and thin filament. Okay. So today we are going to discuss the model about the muscular contraction. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपने इसको जो है वो प्रिपेयर करना है खास तौर पे, ठीक है। सो ये एक ऐसा मॉडल है जो कि ये बताता है, इट इज बेसिकली अ हाइपोथेसिस which was suggested by two biologists. They were two English biologists, H. Huxley and A.F. Huxley. And they were colleagues. In 1954, they proposed this model, and the model states that according to this model, the thin filaments slide over the thick filament with the help of cross bridges, and this model was termed as sliding filament model. ठीक है, क्योंकि इसमें थिक और थिन फिलामेंट जो है वो एक दूसरे को एक्चुअली क्रॉस करते हैं और उनमें एक मायोसिन और एक्टिन का एक क्रॉस ब्रिज बनता है, जिसकी वजह से इसको स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल का नाम दिया गया, ठीक है। सो इस मॉडल के अंदर एक्सप्लेन ये किया जाता है कि व्हेन द मसल फाइबर्स दे कॉन्ट्रैक्ट, यानी जब हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, द थिन फिलामेंट एंड थिक फिलामेंट्स दे अंडरगो शिफ्टिंग। इनके अंदर जो है वो थोड़ी सी शिफ्टिंग होती है, थोड़ी सी चेंजेस होती हैं। क्या? द आई बैंड रिड्यूसेस एंड द जी लाइंस गेट क्लोजर and thin filaments slide past the thick ones, thus actin and myosin filaments overlap to the greater degree. ठीक है, यानी जो बेसिकली जो थिन फिलामेंट्स हैं वो स्लाइड पास करते हैं थिक फिलामेंट के ऊपर, जिसकी वजह से आई बैंड रिड्यूस होता है, जी लाइन क्लोज हो जाती है, ठीक है। जी लाइंस आर ब्रॉट टुगेदर, आई बैंड शॉर्टर हो जाते हैं, और एज जो जोन होता है वो डिसअपियर हो जाता है। जो ए बैंड के अंदर जो एज जोन होता है वो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस के अंदर क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं बिटवीन द थिक फिलामेंट एंड द थिन फिलामेंट, ठीक है। और बेसिकली ये जो क्रॉस ब्रिजेस होते हैं यही यानी एक्टिन और मायोसिन के दरमियान जो बनते हैं, इन्हीं क्रॉस फिलामेंट्स की वजह से क्या होता है कि जो मसल है, सार्कोमेयर यूनिट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर आप इस डायग्राम को देखो तो यहाँ पे आपको बहुत जबरदस्त किस्म की एक्सप्लेनेशन जो है वो नजर आती है कि जो आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट जब नहीं होता, रिलैक्स होता है, तो उस सूरत में ये आपको ऊपर वाली डायग्राम जो है वो इस तरीके से नजर आ रही है, ठीक है। और जब मसल जब रिलैक्स है तो इसमें आई बैंड भी बड़ा क्लियर है, ए बैंड भी बड़ा क्लियर है, इसमें एज जोन भी बड़ा क्लियर है, और आई बैंड के अंदर जी लाइंस भी बड़ी क्लियर है। और जो थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट है ये दोनों आपस में क्लोज नहीं है, ये बहुत दूर दूर प्रेजेंट है, ठीक है। और जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये जो थिन फिलामेंट्स है ये स्लाइड पास करते हैं थिक फिलामेंट्स को, और ये सार्कोमेयर यूनिट जो है ये आपको क्लोज होता हुआ ये नजर आता है, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली द मैकेनिज्म ऑफ द स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, कि किस तरीके से क्रॉस ब्रिजेस जो हैं वो अरेंज होते हैं, यानी आप यूं समझिए कि थिक और थिन फिलामेंट कैसे स्लाइड पास करते हैं, ठीक है। अब अगले जो टॉपिक है उसमें अगला जो हेडिंग है उसमें बात डिस्कस हो रही है कि कैसे जो है वो क्रॉस ब्रिजेस जो हैं ये कंट्रोल होते हैं, ठीक है। सो क्रॉस ब्रिजेस को कंट्रोल होने के लिए जो हम बेसिक डिस्कशन करते हैं वो करते हैं कि इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि एटीपी जो है वो इसमें यूटिलाइज होती है, ठीक है। और एक्चुअली ये जो तीनों हमने जो शुरू में प्रोटीन्स डिस्कस की थी, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, ये जो प्रोटीन्स होती है इनकी कुछ मूवमेंट्स होती है जिसकी वजह से आपको पूरी डिस्प्लेसमेंट जो है ये नजर आती है, ठीक है। अच्छा, जब मसल जो है हमारा ये रेस्ट पे होता है तो ट्रोपोमायोसिन ने जो बेसिकली एक प्रोटीन है उसने कवर किया होता है बाइंडिंग साइट्स को जो कि एक्टिन के ऊपर होती हैं, ठीक है। और ये वो बेसिकली जगह होती है जहाँ पे जो मायोसिन का हेड है वो जो है वो अटैच होता है, ठीक है। अब जब अटैचमेंट होती है एक्टिन के ऊपर अटैचमेंट होती है ट्रोपोमायोसिन की, और ट्रोपोमायोसिन के ऊपर अटैचमेंट होती है ट्रोपोनिन की, ठीक है। तो बेसिकली ये वो तमाम जगह होती हैं जो कि
जो है वो एक दूसरे के साथ अरेंज होती हैं जब तक कि एक्टिन और मायोसिन हेड्स जो है ये एक्टिन और मायोसिन के साथ जो क्रॉस ब्रिजेस है वो नहीं बनते, ठीक है। और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के स्टार्ट में क्या होता है कि जो ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल है जो कि ट्रोपोमायोसिन के ऊपर प्रेजेंट होता है वो कैल्शियम को बाइंड करता है, और जैसे ही बाइंडिंग होती है तो ट्रोपोमायोसिन थोड़ा सा डिस्प्लेस होता है, और ट्रोपोमायोसिन के डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या होता है कि एक्टिन की यानी वो थोड़ी सी जो कहने के ट्रोपोनिन की जो साइट है अल्टीमेटली वो डिस्प्लेस होती है और वो जगह एक्सपोज हो जाती है जहाँ पे जिस जगह पे जो है वो एक्टिन साइट की वो जगह सामने आ जाती है इस पूरी डिस्प्लेसमेंट की वजह से, जिस जगह पे मायोसिन ने जो है मायोसिन के हेड ने जो है वो आके जुड़ना होता है, ठीक है। और मायोसिन हेड जो है उसके साथ जुड़ जाता है और यहीं पे मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तमाम कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्शन में चला जाता है, आई बैंड क्लोज हो जाता है, एज जोन डिसअपियर हो जाता है, जी लाइंस क्लोज हो जाती है, हम कहते हैं मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, रिवर्स में भी ऐसे ही होता है कि जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन से हटता है तो वो डिस्प्लेस होता है वापस ट्रोपोमायोसिन पे, ट्रोपोमायोसिन वापस उस जगह पे एक्टिन की साइट्स को कवर कर देता है जहां पे मायोसिन हेड्स जुड़े हुए होते हैं और मायोसिन हेड्स डिटैच होते हैं और वापस मसल जो है वो रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस के लिए भी एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये रिक्वायर्ड होती है। और इस टॉपिक के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है विच इज अबाउट द रिगर मोर्टिस। एंड रिगर मोर्टिस क्या है कि एक ऐसी स्टेट जिसके अंदर एटीपी जो है वो नहीं प्रेजेंट, और इसके कम होने की वजह से क्या होता है कि मसल्स जो कॉन्ट्रैक्शन की हालत में होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ही रह जाते हैं। और ये एक सिचुएशन कब होती है कि एटीपी कम हो जाता है, ये होती है आफ्टर डेथ, ठीक है। तो जैसी डेथ वाकई होती है अमाउंट ऑफ एटीपी ड्रॉप होती है जिसकी वजह से मसल जिस हालत के अंदर होते हैं उसी कंडीशन में वो रह जाते हैं और वो डिटैच नहीं हो पाता क्रॉस ब्रिज, और इसकी वजह से जो है वो मसल रिलैक्स नहीं हो पाता। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट इज रिगर मोर्टिस, ठीक है। तो हाउ द क्रॉस ब्रिजेस आर कंट्रोल ये भी शॉर्ट में आ सकता है लेकिन ये अमूमी तौर पे ये लॉन्ग के अंदर आता है, ठीक है। अच्छा, अगला जो हमारा टॉपिक है इसी सिलसिले के अंदर वो है कंट्रोलिंग द एक्टिन एंड मायोसिन इंटरैक्शन, ठीक है। कि ये जो इंटरैक्शन मैंने अभी आपको पढ़ाया कि एक्टिन जो है ये मायोसिन के साथ जो है वो जुड़ता है, ये किस तरीके से कंट्रोल होता है, कैल्शियम आयंस कैसे इसको कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बात डिस्कस की जा रही है कि हमारे जितने भी मसल्स हैं स्केलेटल मसल्स उनके अंदर एक जो एक न्यूरॉन है वो एंटर हो रही है, बेसिकली उसकी फाइबर्स एंटर हो रही है एंड दैट इज द मोटर न्यूरॉन जो कि हमारे ब्रेन से तमाम जो इंफॉर्मेशन है उसको लेके आ रहा है। एंड द पोर्शन जहाँ पे ये नर्व एंड हो रही है और हमारा मसल स्टार्ट हो रहा है उस पोर्शन को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। और तमाम की तमाम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जिस जगह पे अपने आप को पेनिट्रेट करती हैं वो जगह जो है मसल बंडल का एरिया सारा का सारा वो एक मसल फाइबर सेल होता है, ठीक है। और मसल फाइबर सेल की जो सार्कोलेमा होती है यानी जो मेम्ब्रेन होती है वो हॉलो ट्यूब्स बना लेती है। ना सिर्फ ये ऊपर की तरफ ट्यूब्स होती हैं बल्कि ये अंदर की तरफ भी ट्रांसफरस ट्यूब्यूल्स बन जाती हैं जिनको टी ट्यूब्यूल सिस्टम भी कहते हैं या टी सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको ना मायोसिन और एक्टिन की लेवल पे देखें तो ये जो तमाम जो टी ट्यूब्यूल्स के सिस्टम्स होते हैं ये जी लाइन के इर्द गिर्द एक्सटेंड हो रहे थे मायोफिब्रिल के अंदर, ठीक है। ए बैंड या आई बैंड का बेसिकली जंक्शन ये बनता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि मसल फाइबर सेल की बात करें तो यहाँ पे जो कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं नेटवर्क होता है उसको कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जैसी नर्व फाइबर जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज देती है तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ गेट्स ओपन होते हैं जिनको कैल्शियम गेट्स कहते हैं, और कैल्शियम गेट्स ओपन होते हैं तमाम तर कैल्शियम जो है वो सार्कोप्लाज्म में रिलीज हो जाता है जो मसल फाइबर सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। फिर ये तमाम जो कैल्शियम है ये बाइंड होता है जो हमारे जो ट्रोपोनिन है वहां पे, और फिर तमाम वो डिस्प्लेसमेंट होती है जो अभी हमने डिस्कस की, ठीक है। और जैसी वो डिस्प्लेसमेंट होती है तो क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं, ठीक है। और फिर क्रॉस ब्रिजेस जो है वो वापस जब दोबारा कैल्शियम आयंस वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की गेट से चले जाते हैं वापस अंदर तो दोबारा से मसल जो है वो उसके एक्टिन और मायोसिन हेड्स आपस में डिटैच हो जाते हैं और मसल रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या येलो बॉक्स के अंदर आपको ये बात डिस्कस की जा रही है कि ये एक
ट्यूब्यूल्स का एक कॉन्टिन्यूस सिस्टम है। जिस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है सेल के अंदर, तो ये भी एक ट्यूब्यूल्स का सिस्टम है जो कि एक्सटेंड करता है मायोफिब्रिल के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर राइबोसोम्स नहीं होते, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो होते ना। यहाँ पे मैक्सिमम चीजें जो प्रेजेंट होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया यानी एटीपी वगैरह के लिए, और कैल्शियम यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑल और नॉन रिस्पॉन्स। या तो तमाम मसल्स जो हैं वो उनके ऊपर कैल्शियम बाइंड हो तो तमाम बंडल पूरा, यानी एक सार्कोमेर यूनिट नहीं बल्कि तमाम यूनिट्स, तमाम मायोफिब्रिल्स इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर रिलैक्स भी इकट्ठे करते हैं। इस प्रिंसिपल को कहते हैं ऑल और नॉन रिस्पॉन्स, ठीक है। या तो मसल फाइबर पूरा कॉन्ट्रैक्ट करता है या पूरा रिलैक्स करता है, ठीक है। ये अलग अलग जो है रिस्पॉन्सेज अगर जनरेट हो रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो फिर वो कोई डिसऑर्डर होता है, ठीक है। सो एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इट इज कमिंग फ्रॉम द एटीपी। और एटीपी जो है ये हमें पता है कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से, या ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है उसकी ब्रेकडाउन से ये जो है वो हमें मिलती है। और अगर हम कभी एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर चले जाते हैं तो उस दौरान फिर जब लैक्टिक एसिड बनता है तो फिर लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है तो मसल फटीग होती है, और जब हम एरोबिकली रिस्पायर करते हैं तो दोबारा लैक्टिक एसिड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और फिर एनर्जी उससे हासिल की जाती है। और कुछ एनर्जी जो है वो क्रिएटिन फॉस्फेट जो कि मसल्स में प्रेजेंट होता है उससे भी हासिल की जाती है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ द एक्सरसाइज ऑन मसल की बात करें तो बहुत ज़्यादा अगर अमाउंट ऑफ जो वर्कआउट है मसल के ऊपर आता है तो उसकी वजह से मसल में चेंजेस आते हैं, ठीक है। सो मसल्स को बहुत ज़्यादा जब एक्टिवली इस्तेमाल किया जाए तो उनका स्ट्रेंथ बढ़ती है, साइज बढ़ता है, जैसे कि स्विमिंग, जॉगिंग, फास्ट वॉकिंग, रनिंग, इस तरह से, ठीक है। सो कैपिलरी नेटवर्क जो मसल्स में प्रेजेंट होता है या माइटोकॉन्ड्रिया है, वो जब ये सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हम कर रहे होते हैं तो उस दौरान में ये मायोग्लोबिन मोर ऑक्सीजन को जो है वो बाइंड करता है और एफिशिएंटली हमारे मसल्स को जो है वो उनमें एक्टिविटी को जारी रखता है, ठीक है। और अगर कभी ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज की जाए तो फिर मसल वीकनेस या एट्रोफी, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन या डिस्ट्रक्शन ऑफ मस्कुलर जो कंटेंट है वो हो सकता है, ठीक है। सो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया वो था हमारा स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल हमने डिस्कस किया। वी डिस्कस्ड अबाउट द how the cross bridges are controlled and T-tubular system, the calcium control and the all or none response and the energy for the muscular contraction, ठीक है। So that is all from today. Inshallah tomorrow हम डिस्कस करेंगे about the disorders of muscles, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।